हेलो दोस्तों, आराध्या रस एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान में आयोजित आरपीएससी सेकंड ग्रेड भर्ती परीक्षा 2022 के नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार फर्स्ट पेपर के लिए मॉडल पेपर की टेस्ट सीरीज शुरू की जा रही है, जिसमें आज अपना पहला नंबर का मॉडल पेपर है। दोस्तों, इसमें कुल 100 प्रश्न शामिल किए गए हैं, जिसके अंदर दोस्तों आपको 20 प्रश्न शिक्षा मनोविज्ञान के और 80 प्रश्न सामान्य ज्ञान से संबंधित देखने को मिलेंगे। हूबहू आपको ऐसा ही पेपर है वो परीक्षा में देखने को मिलेगा। दोस्तों, परीक्षा में जाने से पहले इन सारे के सारे मॉडल पेपरों का टेस्ट है वो आपको देखकर जाना है। और आराध्या रस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का अपना इसमें पहला प्रश्न। इसमें देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से किस वाद में भारतीय संविधान के मूलभूत ढांचे यानी कि बेसिक स्ट्रक्चर की अवधारणा को प्रतिपादित किया था? बताइए दोस्तों, किस वाद में भारतीय संविधान के मूलभूत ढांचे की अवधारणा प्रतिपादित की गई? तो यहाँ पर चार ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। देखिए, इंदिरा साहनीवाद, शंकरी प्रसाद का वाद, सैदल शाह का वाद। तो दोस्तों, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, यहां पर जो वाद है वो वाद कौन सा था? वो वाद था दोस्तों केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद में उच्चतम न्यायालय ने भारतीय संविधान के मूलभूत ढांचे की अवधारणा प्रतिपादित की थी। तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। सेकंड नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सी एक अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून विषयक प्रावधान है? दल बदल जो विरोधी कानून है ये कौन सी अनुसूची में है? ये तो आप सभी को पता होगा दोस्तों, 52वां संविधान संशोधन हुआ था 1985 में, ठीक है। उसमें ये दल बदल का विरोधी कानून है ये लाया गया था और 10वीं अनुसूची में इसका प्रावधान किया गया है। तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर, 10वीं अनुसूची में। 3 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो कौन सा इसमें सुमेलित नहीं है वो अपने को यहां पर बताना है। दोस्तों, यहां पर देखिए, अनुच्छेद 352 ये आपात स्थिति की घोषणा से संबंधित है, बिल्कुल सही है दोस्तों। अनुच्छेद 17 है ये अस्पृश्यता का अंत से संबंधित है, यानी कि छुआछूत से संबंधित है, बिल्कुल सही है। अनुच्छेद 368 संविधान संशोधन की प्रक्रिया से संबंधित है, बिल्कुल सही है। अनुच्छेद 78 राज्यपाल की नियुक्ति, ये गलत दे रखा है दोस्तों। देखिए, राज्यपाल की जो नियुक्ति है ये दोस्तों अनुच्छेद 155 में ये बात कही गई है, यानी कि अनुच्छेद 155 में राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित आपको जानकारी मिलेगी। अब अनुच्छेद 78 में क्या है? तो दोस्तों, अनुच्छेद 78 में राष्ट्रपति को जानकारी देने के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य हैं। तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि यह सही सुमेलित नहीं है। 4 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, भारत के संदर्भ में निम्न में से कौन धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव व्यक्त करता है? धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही अर्थ क्या है वो अपने को यहां पर बताना है। दोस्तों, इसका मतलब होता है कि भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है, भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है, यानी कि सभी धर्मों को राज्य द्वारा समान संरक्षण प्राप्त है। यहां पर अपना इसमें 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 5 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है, भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है। तो दोस्तों, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है भारत में वंशानुगत शासन नहीं है, भारत में वंशानुगत शासन नहीं है, ठीक है। क्योंकि यहां पर जो राष्ट्रपति है वो निर्वाचित होता है, न कि वंशानुगत। तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 6 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, संसदात्मक शासन व्यवस्था में, संसदात्मक शासन व्यवस्था में दोस्तों क्या होता है? तो दोस्तों, विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है, विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है। 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 7 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है वो अपने को यहां पर बताना है। दोस्तों, यहां पर देखिए, भारत संविधान अध्यक्षात्मक है, यानी कि भारतीय संविधान अध्यक्षात्मक है, भारत एक नाम मात्र का राजतंत्र है, भारत एक कुलीन तंत्र है, भारत एक संसदात्मक प्रजातंत्र है। यह बिल्कुल सही है दोस्तों। संसदात्मक प्रजातंत्र से मतलब क्या होता है
कि शासन की संसदीय प्रणाली वाला प्रजातंत्र है। ठीक है, यानी कि जिसमें राजसत्ता जनता है, जो राजसत्ता है वो जनता में निहित होती है। ठीक है, तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 8 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस एक को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा गया था। निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस एक को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा गया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 32 मतलब संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो यहां पर 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 9 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए संपत्ति के मौलिक अधिकार को कब समाप्त किया गया। संपत्ति के मौलिक अधिकार को कब समाप्त किया गया, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों, देखिए संपत्ति का जो मौलिक अधिकार है ये 44वें संविधान संशोधन 1978 में इसको समाप्त किया गया था। तो यहाँ पर अपना इसमें 1 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 1978 में संविधान के 44वें संशोधन द्वारा 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 10 नंबर प्रश्न इसमें देखिए नीति निर्देशक सिद्धांत है। नीति निर्देशक सिद्धांत है तो दोस्तों ये क्या है बताइए, क्या ये वाद योग्य है, क्या ये वाद योग्य नहीं है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, दोस्तों नीति निर्देशक सिद्धांत है ये वाद योग्य नहीं है। ठीक है, तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। अनुच्छेद 37 के अनुसार न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं कराए जा सकते हैं कौन, नीति निर्देशक तत्व है। भाग 4 में है ये और अनुच्छेद 36 से 51 तक है। ठीक है, 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 11 नंबर का प्रश्न है, भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं। तो कितने मौलिक कर्तव्य हैं, तो दोस्तों 11 मौलिक कर्तव्य हैं। ठीक है दोस्तों, कितने मौलिक कर्तव्य हैं, 11 मौलिक कर्तव्य हैं। ठीक है, और ये संविधान के कौन से भाग में है, तो भाग 4 क में दोस्तों ये मौलिक कर्तव्य निहित किए गए हैं। 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 12 नंबर का प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक है। भारत के राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों, वह भारत का नागरिक हो, बिल्कुल सही है। 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, बिल्कुल सही है। लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो, बिल्कुल सही है। यहां पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। ठीक है, तो यहां पर 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन का तो भाग है परंतु उसके महाभियोग अधिकरण का भाग नहीं है, बताइए। निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन का तो भाग है परंतु उसके महाभियोग अधिकरण का भाग नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है दोस्तों, इसमें बहुत ही अच्छा प्रश्न आप इसको कह सकते हैं, तो वो है दोस्तों राज्यों की विधानसभाएं। राज्यों की जो विधानसभा के जो सदस्य हैं वो राष्ट्रपति के निर्वाचन में तो भाग लेते हैं लेकिन महाभियोग में ये भाग नहीं लेते। ठीक है, तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, राष्ट्रपति लोकसभा को कब भंग कर सकते हैं। दोस्तों राष्ट्रपति लोकसभा को कब भंग कर सकते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों केंद्रीय मंत्रिपरिषद की अनुशंसा पर। केंद्रीय मंत्रिपरिषद की अनुशंसा पर दोस्तों राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है अनुच्छेद 74(1) के अनुसार। ठीक है, 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 15 नंबर का प्रश्न है, राज्यसभा का सभापति कौन होता है। राज्यसभा का सभापति ये तो आप सभी को पता होगा दोस्तों, उपराष्ट्रपति होता है। 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इसमें। ठीक है, आगे देखिए, भारत के प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम कितनी आयु होनी चाहिए। भारत के प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा 25 वर्ष न्यूनतम आयु होनी चाहिए। 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा 25 वर्ष। ठीक है, 17 नंबर प्रश्न है, लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के प्रतिनिधित्व के लिए प्रावधान संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत किए गए हैं। लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के प्रतिनिधित्व के लिए प्रावधान संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत किए गए हैं, सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों अनुच्छेद 331 में। दोस्तों लोकसभा में 2 सदस्यों को मनोनीत किया जा सकता है। ठीक है, यहां पर अपना इसमें 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, जब राष्ट्रपति मृत्यु, त्यागपत्र, पदच्युत या अन्य कारणों से अपने कर्तव्यों को नहीं निभा पाता हो तो उपराष्ट्रपति कितने समय तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकता है। ये तो सभी को पता होगा दोस्तों, 6 माह तक।
इसका राइट आंसर 6 माह है। 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। देखिए रोजाना आपको मॉडल पेपर का टेस्ट देना है और मेरे साथ में चलना है। आप प्ले लिस्ट चेक करोगे तो वहां पे आपको फोल्डर मिल जाएगा। देखिए 19 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है वो अपने को यहाँ पर बताना है। दोस्तों देखिए धन संपत्ति के मामले में राज्यसभा शक्तिहीन है, बिल्कुल सही बात है साहब। आगे देखिए धन विधेयक की शुरुआत राज्यसभा में होती है, गलत हो जाएगा दोस्तों। इसमें देखिए धन विधेयक की जो शुरुआत है वो सदैव लोकसभा से होती है, ठीक है, यह आपको इसमें याद रखना है। तो यहां पर दूसरा नंबर का ऑप्शन है वो सही नहीं है, तो अपना राइट आंसर भी क्या हो जाएगा, दूसरा नंबर का ऑप्शन। बाकी देखिए तीसरा नंबर का भी लोकसभा द्वारा पारित किए जाने के बाद राज्यसभा को 14 दिन के भीतर धन विधेयक को पारित करना होता है, बिल्कुल सही है। अगर वो 14 दिन के भीतर अगर नहीं पारित करते हैं तो भी दोस्तों स्वतः पारित माना जाएगा वो। आगे देखिए राज्यसभा किसी धन विधेयक को पारित कर सकती है अथवा कतिपय सिफारिशों के साथ उसे लोकसभा को लौटा सकती है, ठीक है, लौटा सकती है लेकिन स्वतः, ठीक है। तो यहाँ पर अगर 14 दिन तक के अंदर अंदर वो धन विधेयक को वापस लौटा देती तो ठीक है, अगर वापस नहीं लौटाती है 14 दिन तक, यानी कि 14 दिन से 15 दिन हो गए तो वो स्वतः मान लिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर अपना इसमें यानी कि स्वतः पारित मान लिया जाता है। यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए 20 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम ने भारत में संघीय शासन की व्यवस्था की गई थी। निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम ने भारत में संघीय शासन की व्यवस्था की, इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1935। भारत सरकार अधिनियम 1935 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 21 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, किस कांग्रेस अधिवेशन में सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने का अधिकार दिया गया। किस कांग्रेस अधिवेशन में सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने का अधिकार दिया गया, इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। वो है दोस्तों अपना इसमें वो है लाहौर सत्र में, ठीक है। 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों 1929 में लाहौर कांग्रेस अधिवेशन में कांग्रेस कार्यकारिणी को सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने का अधिकार दिया गया था। तो यहाँ पर अपना 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी को जो उपाधि दी थी और जिसे उन्होंने असहयोग आंदोलन के दौरान वापस कर दिया था, वह उपाधि कौन सी थी। वो उपाधि थी दोस्तों केसर-ए-हिंद की उपाधि, जिन्हें यानी कि जिस उपाधि को इन्होंने वापस कर दिया था, ठीक है। राइट आंसर 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए टाइफून नामक चक्रवात से निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र प्रभावित होता है। टाइफून नामक चक्रवात से निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र प्रभावित होता है, तो वो प्रभावित होता है दोस्तों चीन सागर। कौन सा, चीन सागर होता है दोस्तों। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट 24 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है। कौन सही सुमेलित है वो अपने को यहाँ पर बताना है। देखिए कैंपास जो घास का मैदान है और ये उत्तरी ब्राजील यहाँ पर दे रखा है जो कि गलत दे रखा है दोस्तों। दक्षिणी पूर्वी, ठीक है, दक्षिणी पूर्वी ब्राजील में ये स्थित है, उत्तरी ब्राजील में नहीं है, दक्षिणी पूर्वी ब्राजील में है, ठीक है, इसलिए ये पहला गलत हो गया। दूसरा लानोज वेनेजुएला, ये बिल्कुल सही है दोस्तों, लानोज वेनेजुएला ये बिल्कुल यहाँ पर सही दे रखा है, ठीक है। पंपास चिल्ली दे रखा है, गलत हो जाएगा। पंपास जो घास के मैदान है ये दोस्तों अर्जेंटीना में ये पाए जाते हैं, ठीक है। और ये जो सेल्वास है ये दोस्तों अमेजन बेसिन में विस्तृत है, ये दक्षिणी ब्राजील है, वो यहाँ पर गलत दे रखा है। तो यहाँ पर सिर्फ एक ही सही है, दूसरा नंबर का 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 25 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है वो अपने को यहाँ पर क्या करना है, बताना है। देखिए दोस्तों आम्रवर्षा ओडिशा, तो यहाँ पर पहला ही है वो क्या हो गया, गलत हो गया। आम्रवर्षा है ये दोस्तों, बताइए कहाँ पर होती है। ये आम्रवर्षा है ये दोस्तों कर्नाटक और केरल में होने वाली मानसून पूर्व जो वर्षा होती है उसको कहते हैं आम्रवर्षा, ठीक है। तो यहाँ पर ये पहला ही गलत दे रखा है और अपना पहला ही ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। आंधी उत्तर प्रदेश, काल बैसाखी पश्चिम बंगाल, लू
उत्तर पश्चिम भारत। ये बाकी तीनों सही है, 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 26 नंबर प्रश्न है, भारत में डेल्टा बनाने वाली नदियां हैं। भारत में डेल्टा बनाने वाली नदियां हैं तो वो कौन सी नदियां हैं? तो वो है दोस्तों कावेरी, गंगा, महानदी। ठीक है, कावेरी, गंगा, महानदी, ये तीनों नदियां हैं वो दोस्तों डेल्टा बनाने वाली नदियां हैं। यहां पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, इसमें 27 नंबर का प्रश्न है, भारत में चावल के 4 प्रमुख उत्पादक राज्य हैं। भारत में चावल के 4 प्रमुख उत्पादक राज्य हैं तो वो कौन कौन से हैं? वो है दोस्तों पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, पंजाब और आंध्र प्रदेश। ये 4 राज्य ऐसे हैं जो चावल में दोस्तों ये अग्रणी है, चावल उत्पादक में। ठीक है, तो यहां पर अपना इसमें 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट है 28 नंबर का प्रश्न है, 1818 ईस्वी में पहला सूती वस्त्र कारखाना निम्न क्षेत्र में शुरू हुआ। 1818 ईस्वी में पहला सूती वस्त्र कारखाना निम्न क्षेत्र में शुरू हुआ। तो दोस्तों ये कौन से क्षेत्र में शुरू हुआ? ये पश्चिम बंगाल में फोर्ट ग्लास्टर में ये शुरू हुआ था दोस्तों। ठीक है, 1818 में। ठीक है, कलकत्ता में। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि कलकत्ता के निकट फोर्ट ग्लास्टर में भारत का पहला सूती वस्त्र कारखाना शुरू किया गया था, लेकिन ये क्या रहा? असफल रहा था। तो यहाँ पर 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 29 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए किस महासागर में केप कैमरीन स्थित है? बताइए, केप कैमरीन स्थित है तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये है दोस्तों, ये हिंद महासागर में है। ठीक है, क्या है? हिंद महासागर में। तो यहां पर अपना इसमें 2 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। केप कैमरीन को हिंदी में कहते हैं कुमारी अंतरीप, कुमारी अंतरीप, जिसे कन्याकुमारी के नाम से भी जाना जाता है। और ये भारत यानी कि भारत की जो मुख्य भूमि का दक्षिण बिंदु है ये। ठीक है, याद रखना। तो यहां पर अपना इसमें 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 30 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए निम्नलिखित में से कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है दोस्तों भारत। यहाँ पर 1 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, भारत। ठीक है, याद रखना। ठीक है, सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यों की संख्या है वो कुल 5 है, चीन, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन और अमेरिका। ठीक है, आगे देखिए, इसमें वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार 2001 से 2011 की अवधि के दौरान जनसंख्या की औसत वार्षिक वृद्धि दर रही। तो जनसंख्या की औसत वार्षिक वृद्धि दर है वो दोस्तों रही कितनी से कितनी, कितने प्रतिशत रही? तो दोस्तों 1.64% रही। 1.64% की वृद्धि है वो हुई थी। तो यहाँ पर अपना इसमें 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, इसमें प्रति व्यक्ति आय बराबर होती है। प्रति व्यक्ति आय बराबर होती है तो ये होती है दोस्तों किसके? तो राष्ट्रीय आय बटा देश की कुल जनसंख्या के। ठीक है, राष्ट्रीय आय बटा देश की कुल जनसंख्या के ये प्रति व्यक्ति आय बराबर होती है। ठीक है, तो यहाँ पर अपना इसमें 1 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, भारत में पूंजी प्रधान उद्योग का सर्वोत्तम उदाहरण कौन सा है? भारत में पूंजी प्रधान उद्योग का सर्वोत्तम उदाहरण कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इस्पात उद्योग। यहाँ पर 2 नंबर का ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, इस्पात उद्योग। नेक्स्ट 34 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? यह है दोस्तों जेनेवा में। कहाँ पर है? जेनेवा में है दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय। 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, भांकड़ा नांगल एक संयुक्त परियोजना है। भांकड़ा नांगल एक संयुक्त परियोजना है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है हरियाणा, पंजाब, राजस्थान की एक संयुक्त परियोजना है। यहाँ पर 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किसे हरित क्रांति का सर्वाधिक लाभ उत्पादन एवं उत्पादकता दोनों में हुआ? निम्नलिखित में से किसे यानी कि किसे हरित क्रांति का सर्वाधिक लाभ उत्पादन एवं उत्पादकता दोनों में हुआ? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है दोस्तों अपना इसमें कौन सा? तो वो है गेहूं। 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, गेहूं। आगे देखिए, इसमें 37 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित राज्य समूहों में वह कौन सा है जहां यात्री रेल डिब्बों का बड़ी मात्रा में निर्माण होता है?
निम्नलिखित राज्य समूह में वह कौन सा है जहां यात्री रेल डिब्बों का बड़ी मात्रा में निर्माण होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये होता है दोस्तों एक तो पंजाब के कपूरथला में और दूसरा तमिलनाडु के पेरम्बूर में दोस्तों भारी मात्रा में यात्री रेल डिब्बों का निर्माण होता है। तो यानी कि पंजाब और तमिलनाडु इसका राइट आंसर हो जाएगा, 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, परमाणु अप्रसार संधि किस वर्ष से लागू हुई? परमाणु अप्रसार संधि किस वर्ष से लागू हुई? ये लागू हुई थी दोस्तों कब से? तो ये 1970 से लागू हुई थी। कब से लागू हुई थी? 1970 से लागू हुई थी। तो यहाँ पर 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, अपने इसमें क्योटो प्रोटोकॉल क्या है? बताइए क्योटो प्रोटोकॉल क्या है? तो क्योटो प्रोटोकॉल है, ये क्या है? तो दोस्तों यह ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के उपाय करने के लिए देशों के बीच करार है। ठीक है, यह ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के उपाय करने के लिए देशों के बीच करार है, क्योटो प्रोटोकॉल। ठीक है, तो यहाँ पर अपना इसमें 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, सबसे लंबी गाथा वाली तथा सबसे अधिक चित्रांकन वाली सबसे पुरानी फड़ कौन सी है? ये तो सभी को पता होगा दोस्तों, देवनारायण जी की जो फड़ है वो दोस्तों सबसे अधिक चित्रांकन वाली और सबसे लंबी गाथा वाली फड़ है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा, 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए, 41 नंबर का प्रश्न है, वातिक शैली के कार्य के लिए कौन सा शहर देश विदेश में प्रसिद्ध है? बताइए, वातिक कार्य के लिए कौन सा शहर देश विदेश में दोस्तों प्रसिद्ध है? तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा, वो है दोस्तों इसमें देखिए सीकर का जो खंडेला गांव है। ठीक है, ये दोस्तों प्रसिद्ध है देश विदेश में वातिक कार्य के लिए। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा, 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, कोफ्तागिरी का काम राजस्थान में कहाँ होता है? कोफ्तागिरी का जो काम है राजस्थान में कहाँ पर होता है? तो ये जयपुर और अलवर में होता है। 1 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, जयपुर अलवर में। 43 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, गेंडे की खाल से बनी डाल पर सुनहरी नक्काशी के जोधपुर के लिए किस कलाकार को राष्ट्रपति पुरस्कार प्रदान किया गया? गेंडे की खाल से बनी डाल पर सुनहरी नक्काशी के जोधपुर के लिए किस कलाकार को राष्ट्रपति पुरस्कार प्रदान किया गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है दोस्तों अपना इसमें कौन सा? तो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, वो है दोस्तों लाल सिंह भाटी। ठीक है, लाल सिंह भाटी को दोस्तों राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। गेंडे की खाल से बनी डाल पर सुनहरी नक्काशी के जोधपुर के इस कलाकार को राष्ट्रपति पुरस्कार मिला, लाल सिंह भाटी। 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, नंग मोरखा गोरबंद पिलान क्या है? ये तो सभी को पता होगा दोस्तों, ये ऊंट की सजावट की जो वस्तुएं हैं उसको बोलते हैं। तो यहाँ पर अपना इसमें 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, किस दुर्ग की आकृति सूप यानी कि छाजलों के समान है? किस दुर्ग की आकृति सूप यानी कि छाजलों के समान है? इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है दोस्तों दौसा का दुर्ग। तो यहाँ पर 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, दौसा का दुर्ग। ठीक है, आगे देखिए 46 नंबर का प्रश्न है, साथू गांव में किस लोक देवता का विशाल मंदिर है जहां प्रतिवर्ष भादवा सुदी नवमी को मेला लगता है? तो बताइए, साथू गांव ये पड़ता है दोस्तों कहां पर? जालोर में। और यहां पर किसका मंदिर है? तो यहां पर मंदिर है दोस्तों फत्ता जी का। किसका मंदिर है? फत्ता जी का। तो यहां पर 4 नंबर का ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए 47 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान की किस उपशैली में शिकार दृश्य चित्रण श्रेष्ठ समझे जाते हैं? बताइए, राजस्थान की किस उपशैली में शिकार दृश्य चित्रण श्रेष्ठ समझे जाते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि सीधा सा मैं आपको यहाँ पे बोलूँ कि शिकार दृश्य कौन सी चित्र शैली में आपको देखने को मिलता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है कोटा चित्र शैली में। 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, निम्न को सुमेलित कीजिए। एक तरफ है चित्रकला स्कूल, दूसरी तरफ शैली। अपने को बताना है कि कौन सी शैली यानी कि कौन सी चित्रकला स्कूल है वो कौन सी शैली में आती थी। ठीक है, देखिए दोस्तों, यहाँ पे मेवाड़ स्कूल के अंदर चावंड शैली आती थी। ठीक है, और मारवाड़ स्कूल के अंदर, मारवाड़ के अंदर कौन आते थे? ये तो सभी को पता होगा दोस्तों, किशनगढ़ शैली। ठीक है, यानी मारवाड़ स्कूल के अंदर किशनगढ़ शैली। और हाड़ौती स्कूल है ये दोस्तों कौन सी शैली में? तो हाड़ौती में कोटा बूंदी बारा झालावाड़ आता है, तो यहाँ पे झालावाड़ शैली हो जाएगा। ढूंढान
ये जयपुर के आसपास का जो क्षेत्र उसको बोलते हैं ढूंढान, तो अलवर भी इसी के अंतर्गत आएगा। तो यहाँ पर 2 1 4 3 इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 2 1 4 3 कर लेना इस प्रश्न का राइट आंसर। आगे देखिए 49 नंबर प्रश्न है, बाल विवाह पर रोक लगाने वाली सर्वप्रथम रियासत थी, तो वो रियासत कौन सी थी? वो रियासत थी दोस्तों जोधपुर। यहाँ पर 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, जोधपुर। ठीक है, 50 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए सुवटिया लोकगीत का संबंध किससे है? सुवटिया लोकगीत का जो संबंध है वो किससे है? तो वो है दोस्तों भील स्त्री से है सुवटिया लोकगीत का संबंध। यहाँ पर 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए गींदड़ नृत्य किस अवसर पर किया जाता है? गींदड़ नृत्य किस अवसर पर किया जाता है? ये किया जाता है दोस्तों होली के अवसर पर, ये गींदड़ नृत्य है ये किया जाता है। ठीक है, होली के अवसर पर शेखावाटी क्षेत्र में किया जाता है ये। आगे देखिए गोगा जी की फड़ का वाचन किस वाद्य यंत्र के द्वारा किया जाता है? गोगा जी की फड़ का जो वाचन है वो किस वाद्य यंत्र द्वारा किया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों डेरू। डेरू वाद्य यंत्र के द्वारा गोगा जी की फड़ का वाचन किया जाता है। 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए राजस्थान में गौड़ीय संप्रदाय का सर्वप्रथम मंदिर कौन सा है? राजस्थान में गौड़ीय संप्रदाय का सर्वप्रथम मंदिर कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों गोविंद देव जी का मंदिर। ठीक है, तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर ऑप्शन सही उत्तर। गोविंद देव जी का जो मंदिर है ये दोस्तों गौड़ीय संप्रदाय का मंदिर है, तो यहाँ पर अपना 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इसमें। ठीक है, आगे देखिए राजस्थानी में पारसी पद्धति का सूर्य मूर्ति कहाँ मिली है? बताइए, राजस्थान में पारसी पद्धति का यानी कि पारसी पद्धति की सूर्य मूर्ति कहाँ से मिली है? तो ये मिली है दोस्तों कहाँ से? तो ये वराह श्याम मंदिर जालोर से मिली है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए अलवर शैली में किस चित्रकला शैली की सभी विशेषताएं मिलती है? अलवर शैली में किस चित्रकला शैली की सभी विशेषताएं मिलती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए अलवर है वो ढूंढान शैली के अंतर्गत आता है, तो जयपुर शैली इसका राइट आंसर हो जाएगा। 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए कौन सा चित्रकार भीलों के चितेरे के रूप में प्रसिद्ध है? कौन सा चित्रकार भीलों के चितेरे के रूप में प्रसिद्ध है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है दोस्तों इसमें गोवर्धन लाल बाबा। गोवर्धन लाल बाबा है ये भीलों के चितेरे के रूप में प्रसिद्ध है। यहाँ पर 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए पलाण। पलाण किसको बोलते हैं दोस्तों? पलाण है ये ऊंट पर रखे जाने वाले हुंदे को बोलते हैं दोस्तों, ये पलाण याद रखना। तो यहाँ पर 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए देवताओं की साल कहाँ स्थित है? देवताओं की जो साल है वो कहाँ पर स्थित है? ये दोस्तों मंडोर में स्थित है। कहाँ पर है? मंडोर में। 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। देवताओं की साल कहाँ स्थित है? मंडोर में। आगे देखिए विवाह के समय वधू के लिए वर पक्ष द्वारा जो कपड़े आभूषण आदि ले जाए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? विवाह के समय वधू के लिए वर पक्ष द्वारा जो कपड़े आभूषण आदि ले जाए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो दोस्तों उन्हें कहते हैं क्या? उन्हें कहते हैं बरी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? बरी पड़ला बोलते हैं ना। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर, बरी पड़ला बोलते हैं। ठीक है, आगे देखिए इसमें मुंह से बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र है। मुंह से बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र कौन सा है? तो वो है दोस्तों आप सभी को पता होगा अलगोजा। इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। ठीक है, अलगोजा एक सुशीर वाद्य यंत्र है। आगे देखिए डूंगर जी व जवाहर जी का संबंध किस जिले से था? दोस्तों डूंगर जी और जवाहर जी का जो संबंध है ये बठोट पाटोदा सिक्कर के कछवाहा राजपूत थे। ठीक है, और ये रिश्ते में काका भतीजे लगते थे और धनवानों की राशि वसूल कर ये गरीबों में बांट देते थे। सीकर के थे दोस्तों। तो यहाँ पर अपना 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए तुर्रा कलंगी ख्याल में तुर्रा व कलंगी किसके प्रतीक है? तुर्रा कलंगी ख्याल में तुर्रा व कलंगी किसके प्रतीक हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों शिव व पार्वती के ये प्रतीक हैं। 1 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों इसमें 63 नंबर का प्रश्न है, निम्न को सुमेलित कीजिए। निम्न को सुमेलित कीजिए। तो यहाँ पर देखिए सूची फर्स्ट में उद्योग और सूची सेकंड में स्थान दे रखा है। ठीक है, यहाँ पे देखिए लवाण की दरिया। दोस्तों लवाण की दरिया है ये दौसा की प्रसिद्ध है। ठीक है, टांकला व दरी उद्योग है ये भी दोस्तों नागौर की प्रसिद्ध है, यानी कि नागौर जिले में टांकला ग्राम की अपनी सुंदर आकर्षक और मजबूत दरियों के निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है,
और हीरावल सोल के लिए दोस्तों जैसलमेर जिला प्रसिद्ध है। और नमदे के लिए दोस्तों आप सभी को पता है, नमदे के लिए बीकानेर प्रसिद्ध है, टोंक बीकानेर। ठीक है, तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1 2 4 3 इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे इस प्रश्न का आप 1 2 4 3 इस प्रश्न का राइट आंसर कर लेना। आगे देखिए, राजस्थान में ब्लू पाटरी निर्माण का श्रेय किस राजा को जाता है। तो ब्लू पाटरी निर्माण का जो श्रेय है ये जाता है दोस्तों महाराजा राम सिंह को। तो यहाँ पर अपना इसमें 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, अपना इसमें सामाजिकरण में शिक्षक की भूमिका होनी चाहिए। तो सामाजिकरण में शिक्षक की भूमिका होनी चाहिए, राइट आंसर हो जाएगा वो है अभिकर्ता की भूमिका होनी चाहिए। दोस्तों 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, अभिकर्ता की भांति होना चाहिए। आगे देखिए, इसमें प्रगति एवं विकास की प्रक्रिया का सर्वोत्तम वर्ण कौन सा विकल्प करता रहा। प्रगति एवं विकास की प्रक्रिया का सर्वोत्तम वर्ण कौन सा विकल्प करता है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वह है दोस्तों इसके सभी पहलू अत्यंत अंत संबंधित होते हैं। इसके सभी पहलू अत्यंत अंत संबंधित होते हैं। तो यहाँ पर 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, 67 नंबर का प्रश्न है, एक बुद्धिमान बालक का अभिलक्षण है। एक बुद्धिमान बालक का अभिलक्षण है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है आलोचनात्मक एवं अभिसारी चिंतन। आलोचनात्मक एवं अभिसारी चिंतन है, ये एक बुद्धिमान बालक का अभिलक्षण है। तो यहाँ पर 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, रचनावादी अधिगम का पक्षधर कौन है। रचनावादी अधिगम का पक्षधर कौन है, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों लेव विगोत्स्की। लेव विगोत्स्की हैं, ये रचनावादी अधिगम का पक्षधर हैं। तो यहाँ पर 2 नंबर का ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, 69 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए आइसेंक ने व्यक्तित्व की माप किसके आधार पर की थी। आइसेंक ने व्यक्तित्व की माप किसके आधार पर की थी, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों प्रकार तथा विशेषक के रूप में। ठीक है, यानी कि प्रकार तथा विशेषक के आधार पर दोस्तों आइसेंक ने व्यक्तित्व की माप की थी। तो यहाँ पर अपना इसमें 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इसमें। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, इसमें व्यक्तित्व के मानवतावादी सिद्धांत के पक्षधर कौन थे, बताइए। व्यक्तित्व के मानवतावादी सिद्धांत के पक्षधर कौन थे या हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों मास्लो। 2 नंबर का ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा मास्लो। नेक्स्ट आगे देखिए, निःशक्त बच्चों के साथ कार्य करते समय परामर्शदाता के लिए यह आवश्यक है कि वह विद्यालय आधारित सेवाओं को बढ़ाए। ऐसा करके परामर्शदाता निम्नलिखित को कार्य सौंपता है। निम्नलिखित को कार्य सौंपता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है सहकर्ता। तो यहाँ पर 2 नंबर का ऑप्शन इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा सहकर्ता। आगे देखिए, एक विषय के रूप में शिक्षा मनोविज्ञानी से तात्पर्य है। एक विषय के रूप में शिक्षा मनोविज्ञानी से तात्पर्य है, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों मनोविज्ञान की जानकारी का शिक्षा में समन्वय। मनोविज्ञान की जानकारी का शिक्षा में समन्वय 1 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 73 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए पियाजे की दृष्टि से आयु वर्ग 7 से 12 वर्ष की विकास अवस्था को कहा जाता है। पियाजे की दृष्टि से आयु वर्ग 7 से 12 वर्ष की विकास अवस्था को कहा जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों मूर्त संक्रियात्मक। मूर्त संक्रियात्मक 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, बुद्धि सिद्धांत के विकास में निम्नांकित में कौन सा क्रम सर्वाधिक सही है। बुद्धि सिद्धांत के विकास में निम्नांकित में से कौन सा क्रम सर्वाधिक सही है, तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है दोस्तों इसमें स्पीयरमैन का द्विकारक सिद्धांत। ठीक है, दूसरा है बट का समूह कारक सिद्धांत, और तीसरा है दोस्तों इसमें गिलफोर्ड का बुद्धि संरचना सिद्धांत, और चौथा है दोस्तों इसमें गोलमैन का भावात्मक प्रज्ञा का यानी कि प्रज्ञा का सिद्धांत। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा इसमें 1 2 4 3 क्रम बताना था अपने को, 1 2 4 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 1 2 4 3 यानी कि 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। नेक्स्ट आगे देखिए, इसमें थोर्नडाइक के अधिगम के प्रभाव के नियम में निम्नांकित में से यानी कि निम्नांकित से किस प्रतिमान को प्रत्यक्षित किया। थोर्नडाइक
के अधिगम के प्रभाव के नियम में निम्नांकित में किस प्रतिमान को प्रत्याशित किया? इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, वो है दोस्तों इसमें क्रिया प्रसूत अनुबंधन का। ठीक है दोस्तों, क्रिया प्रसूत अनुबंधन। तो यहां पर अपना 2 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 76 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस क्रिया प्रसूत अनुबंधन पद्धति में अधिगमकर्ता किसी प्रबलन संकेत में बिना कष्टवर्ती उद्दीपक से बचाव कर सकता है? तो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, वो है दोस्तों अपना इसमें पलायन शिक्षण। तो यहाँ पर 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, पलायन शिक्षण। आगे देखिए, फ्रायड की व्यक्तित्व संबंधी मनोविश्लेषणवादी धारणा के अनुसार निम्नांकित में से कौन मनोऊर्जा का संसूचक है? फ्रायड की व्यक्तित्व संबंधी मनोविश्लेषण धारणा के अनुसार निम्नांकित में से कौन मनोऊर्जा का संसूचक है? इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, वो है दोस्तों कौन सा इसमें? तो वो है इदम। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। इदम फ्रायड की व्यक्तित्व संबंधी मनोविश्लेषणवादी धारणा को मनोऊर्जा का संसूचक है। तो यहाँ पर अपना इसमें 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, आंशिक पुनर्बलन को सतत पुनर्बलन से बेहतर इसलिए माना जाता है क्योंकि दोस्तों विलोम मंद गति से होता है। यहाँ पर 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, विलोम मंद गति से होता है। आगे देखिए, क्रम के संबंध में फ्रायड ने मनोविश्लेषण सिद्धांत के अनुसार मूल प्रवृत्तियों की 4 मूल विशेषताओं को व्यवस्थित कीजिए। क्रम के संबंध में फ्रायड के मनोविश्लेषण सिद्धांत के अनुसार मूल प्रवृत्तियों की 4 मूल विशेषताओं को व्यवस्थित कीजिए। तो दोस्तों यहाँ पर व्यवस्थित करना है तो देखिए, प्रेरणा, स्रोत, उद्देश्य और लक्ष्य दे रखा है। क्रम में जताना है तो दोस्तों इसमें सबसे पहले आएगा स्रोत। ठीक है, सबसे पहले स्रोत, उसके बाद में आएगा दोस्तों इसमें लक्ष्य, उसके बाद में आएगा दोस्तों इसमें प्रेरणा, और उसके बाद में आएगा दोस्तों उद्देश्य। यानी कि इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 2, 4, 1, 3 इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखना 2, 4, 1, 3 यानी कि 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, बोटलेट ने स्मृति का वर्णन किया था। बोटलेट ने स्मृति का वर्णन किया था, इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है दोस्तों अपना इसमें एक रचनात्मक मानसिक प्रक्रिया के रूप में। यहाँ पर 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 81 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, बौद्धिक विकास के लिए घर का सर्वोत्तम वातावरण वह है। बौद्धिक विकास के लिए घर का सर्वोत्तम वातावरण वह है कौन सा? जिसमें बच्चे माता पिता के निर्देशन तथा उनकी सहायता के माध्यम से उसे अपनी समस्याओं से निपटने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। यहाँ पर 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, होश लब्धि का उपयोग सबसे पहले किस बुद्धि परीक्षण में किया गया? होश लब्धि का उपयोग सबसे पहले किस बुद्धि परीक्षण में किया गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है दोस्तों वेस्लर एडल्ट इंटेलिजेंस परीक्षण। तो यहाँ पर 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, स्पीयरमैन ने किस आधार पर सामान्य बुद्धि का अनुमान किया? स्पीयरमैन ने किस आधार पर सामान्य बुद्धि का अनुमान किया? इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है दोस्तों इसमें देखिए, यहाँ पर अंतर सह संबंधात्मक मैट्रिक्स में पॉजिटिव मैनीफोल्ड। ठीक है, एक तो ये है और दूसरा है दोस्तों इसमें देखिए समीकरण में चतुर्थात्मक अंतर। तो ये दोनों हैं, ये दोस्तों बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर कूट भाषा में अपने को बताना था, पहला और दूसरा इसका बिल्कुल सही है, 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। ठीक है, आगे देखिए, कोल ने विकास की अवस्थाओं का वर्गीकरण करते हुए प्रारंभिक किशोरावस्था में बालिका की आयु कब से कब तक बताई? कोल ने विकास की अवस्थाओं का वर्गीकरण करते हुए प्रारंभिक किशोरावस्था में बालिका की आयु कब से कब तक बताई है? तो दोस्तों ये बताई है 12 से 14 वर्ष तक। तो यहाँ पर 2 नंबर का ऑप्शन है, वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, राजस्थान में 2011 में महिला साक्षरता दर कितनी रही? तो महिला साक्षरता दर है ये दोस्तों रही 52.66%। ठीक है, यानी कि महिला साक्षरता दर है ये 52.1% कर लीजिए दोस्तों। ठीक है, 52.1% रही थी महिला साक्षरता दर। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर 1 नंबर ऑप्शन सही।
आगे देखिए, निम्न को सुमेलित कीजिए। दोस्तों यहाँ पर सुमेलित करना है। श्वेत क्रांति, गुलाबी क्रांति, बादामी क्रांति और गोल क्रांति दे रखी है, अपने को यहाँ पर सुमेलित करना है। देखिए श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? दोस्तों श्वेत क्रांति है ये दुग्ध उत्पादन में वृद्धि हेतु है। गुलाबी क्रांति है, गुलाबी क्रांति दोस्तों झींगा मछली के उत्पादन में वृद्धि से है। बादामी क्रांति है ये दोस्तों मसाला उत्पादन में वृद्धि हेतु है। गोल क्रांति है ये आलू उत्पादन में वृद्धि हेतु है। तो यहाँ पर 4 3 2 1 इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 87 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए निम्न को सुमेलित कीजिए। ठीक है, निम्न को सुमेलित कीजिए। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, इसमें लाल दोमट मिट्टी, ठीक है, लाल दोमट मिट्टी, ये मिट्टी दोस्तों उदयपुर, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा से संबंधित है, यानी कि इनमें पाई जाती है ये लाल दोमट मिट्टी। भूरी बलुई मिट्टी है ये बाड़मेर, जालौर, नागौर, जोधपुर में ये मिट्टी पाई जाती है। और हल्दी भूरी यानी कि हल्की, ठीक है, हल्की भूरी बलुई मिट्टी है ये राजगढ़, सुजानगढ़, खेतड़े, नीम का थाना में ये पाई जाती है। और पीली भूरी मिट्टी है यानी कि पीली भूरी दोमट मिट्टी ये बयाना, नंदबई, कोट, कासिम, तिजारा में ये पाई जाती है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 चारों ही सही है इसमें, तो यहाँ पर 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है वो अपने को यहाँ पर बताना है। ठीक है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, इसमें देखिए जयसमंद झील राजस्थान की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है, बिल्कुल सही है। राजसमंद झील का उत्तरी भाग नौचौकी पाल कहलाता है, बिल्कुल सही है। आगे देखिए, पिछोला झील का निर्माण महाराणा लाखा के समय एक बंजारे ने करवाया था, बिल्कुल सही है। और देखिए चौथा, सरदार सरोवर बांध से जयपुर व दौसा जिले को पेयजल व सिंचाई जल की आपूर्ति की जाती है, ये गलत हो जाएगा दोस्तों, आप सभी को पता होना चाहिए। सरदार सरोवर बांध है ये दोस्तों गुजरात में है, ठीक है, और ये नर्मदा नदी पर ये स्थित है। और सरदार सरोवर बांध से बाड़मेर और जालौर जिलों में पेयजल और सिंचाई जल की आपूर्ति की जाती है। तो यहाँ पर अपना इसमें 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, निम्न को सुमेलित कीजिए। दोस्तों एक तरफ सीमेंट उद्योग है, दूसरी तरफ नगर क्षेत्र है, अपने को यहाँ पर बताना है कि कौन सा सीमेंट उद्योग कहाँ पर है। देखिए बिरला वाइट सीमेंट उद्योग है, ये कहाँ पर है? तो ये है दोस्तों जोधपुर में। जयपुर उद्योग कहाँ पर है? तो दोस्तों ये जयपुर में है। जेके वाइट सीमेंट का कारखाना कहाँ पर है? तो ये नागौर में है। और जेके सीमेंट का कारखाना ये चित्तौड़गढ़ में है। यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है दोस्तों इसमें 1 2 3 4 चारों ही सही सुमेलित हैं, तो यहाँ पर 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, राजस्थान में टायर एवं ट्यूब बनाने का सबसे बड़ा कारखाना कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों ये टायर और ट्यूब बनाने का जो सबसे बड़ा कारखाना है, ये कारखाना है दोस्तों कांकरौली, राजसमंद में, ठीक है। तो यहाँ पर 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, किसके उत्पादन में भारत में राजस्थान का स्थान प्रथम है? किसके उत्पादन में राजस्थान का स्थान प्रथम है? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए रॉक फास्फेट, टंगस्टन एवं जिप्सम, इन तीनों के उत्पादन में दोस्तों राजस्थान प्रथम स्थान रखता है भारत में। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो वोलेस्टोनाइट, फ्लोराइट, ठीक है, इनमें भी राजस्थान का क्या है? एकाधिकार है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे देखिए, राजस्थान का वह जिला जहाँ उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं। राजस्थान का वह जिला जहाँ उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं, तो वह है दोस्तों कौन से? वो सिरोही में पाए जाते हैं। 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इसमें। आगे देखिए, निम्न को सुमेलित कीजिए। दोस्तों एक तरफ गोवंश है, दूसरी तरफ जेलावा क्षेत्र है। तो यहाँ पर देखिए राठी गोवंश है, ये दोस्तों कहाँ पर पाई जाती है? राठी गोवंश है ये दोस्तों बाड़मेर यानी कि पश्चिमी राजस्थान में ये पाई जाती है। थार पारकर है ये दोस्तों आप सभी को पता है कि थार पारकर यानी कि थार को पार कर, दोस्तों जो थार पारकर है ये बाड़मेर, जैसलमेर क्षेत्रों में ये पाई जाती है, ठीक है। जो गिर गाय है, ठीक है, ये पाई जाती है दोस्तों कहाँ पर? तो ये जो गिर गाय है ये दोस्तों पाई जाती है अजमेर, दक्षिण पूर्वी मध्यवर्ती राजस्थान में पाई जाती है। और कांकरेज है ये जालौर, दक्षिण पश्चिमी राजस्थान में ये पाई जाती है, ठीक है दोस्तों। ये जो गिर गाय है ये गुजरात के गिर प्रदेश की है ये। और दोस्तों
राजस्थान में इसको रिंडा और अजमेर में इसको अजमेरा बोलते हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पर 2 1 4 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि अपना इसमें 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, घड़ियालों की प्रजाति को संरक्षित करने के लिए कौन सा अभ्यारण्य है? तो वो अभ्यारण्य है दोस्तों, वो है राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य। 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, भांकड़ा बहुउद्देशीय परियोजना किसका संयुक्त उपक्रम है? भांकड़ा बहुउद्देशीय परियोजना किसका संयुक्त उपक्रम है? ये उपक्रम है दोस्तों किसका? तो ये राजस्थान, पंजाब, हरियाणा का ये संयुक्त उपक्रम है। यहाँ पर 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा कृषि जलवायु खंड कौन सा है? तो सबसे छोटा कृषि जलवायु खंड है वो कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा वो है आर्द्र दक्षिणी मैदानी क्षेत्र। आर्द्र दक्षिणी मैदानी क्षेत्र, यानी कि 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, राजस्थान में जापान के 2 इन्वेस्टमेंट जोन प्रस्तावित है, ये कहाँ स्थापित होंगे? राजस्थान में जापान के 2 इन्वेस्टमेंट जोन प्रस्तावित है, ये कहाँ स्थापित होंगे? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों प्रथम जोन निमराना और दूसरा गिलोट में। यहाँ पर 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, हाल ही में राज्य की 4 अस्थियां, यानी कि 4 का ही नाम बताना है अपने को, पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित की गई है, उनका सही युग्म कौन सा है? दोस्तों, पद्मश्री पुरस्कार हाल ही में अर्जुन सिंह शेखावत को मिला है, श्याम सुंदर पालीवाल को मिला है, अनवर खान को मिला है, डॉक्टर सुंडाराम को भी मिला है, इनके अलावा भी मिला है, लेकिन अपने को 4 का ही नाम बताना था। यहाँ पर 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, किस कृति के लिए साहित्यकार मधु कांकरिया को वर्ष 2021 का के बिड़ला फाउंडेशन का बिहारी पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो के बिड़ला फाउंडेशन का बिहारी पुरस्कार है ये दोस्तों मधु कांकरिया को मिला है, और इनकी कृति है दोस्तों हम यहाँ थे। ठीक है, यहाँ पर 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, राजस्थान लोक सेवा आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो दोस्तों वर्तमान अध्यक्ष है संजय सोत्रिय। ठीक है, संजय सोत्रिय। तो यहाँ पर अपना इसमें 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों ये मैंने आज आपको आरपीएससी सेकंड ग्रेड वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा 2022 के नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार पहला मॉडल पेपर है, ये मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया है। रोजाना मेरे साथ में चलते जाइए, और आराध्या रस अकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं। वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।